नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वानंद दुबे और आज हम डिस्कस करने वाले भाई एएलपी का टेक्स्ट नंबर 6। आप अगर एएलपी का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो या अभी यूपीएसआई का आने वाला एग्जाम दे रहे हो, बिल्कुल उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई जो एलपी में चैप्टर आते हैं यानी जो रेलवे में चैप्टर्स आते हैं वो जो है क्या एसएससी सीजीएल में नहीं आते हैं, सीएचएसएल में नहीं आते हैं, बिल्कुल सभी में कॉमन है, बस क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप अपना प्रैक्टिस छोड़ो, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ये भी सॉल्व करिए और जब यूपीएसआई का वैकेंसी आएगी या जो है जब एसएससी जीडी का एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग कराएंगे। और ये भी आपको वही पता होगा, यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हो गया, अब यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट तो ही है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो मैच करेंगे भाई, थोड़ा सा अगर मान लो हम जो है मेंसुरेशन यूपी पुलिस में उस टाइप का नहीं आता, एक आध दो क्वेश्चंस अलग लगा लेंगे तो क्या फर्क पड़े होगा भाई। यानी अगर आप कंपटीशन दे रहे हो तो सारे एग्जाम को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एग्जाम के भरोसे अगर आप बैठे हुए तो कहीं ना कहीं टाइम टेकन हो सकता है। जैसे जो लोग यूपी पुलिस के या आरओ के भरोसे बैठे होंगे, भाई एक बार पेपर लीक हो गया तो बताओ 6 महीने बाद होगा, तो वो टाइम डिले होगा। उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, तो कहीं ना कहीं जो उससे रिलेटेड एग्जाम है सब फिल करो और सबकी मेहनत करो, जो निकल जाएगा तो अच्छी बात है। क्योंकि भाई आप एक के लिए बने जरूर हो, लेकिन हमें मेहनत तो सब करना है ना। मतलब ये नहीं कि अगर ये कोई ऐसा फील्ड थोड़ी कि हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो फिर हम मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका लाइन वही है। यानी जैसे होता है ना कि अगर आप जो है मेडिकल लाइन में, लोग कहते हैं ना मेडिकल लाइन में डॉक्टर का मतलब क्या हुआ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो बेसिक चीजें होंगी सबको कॉमन चीजें क्रैक करनी होती, वही चीजें वहां भी है। एसएससी एएलपी सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो स्पेशलाइजेशन आप उसमें करोगे, बाद में करोगे, लेकिन पहले कॉमन चीजें ध्यान रखना। यानी जो आपको पढ़ाया जाए सब पढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल आप समझिएगा भाई। शाम को 7 बज चुके, जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं और तैयारी स्टार्ट करते हैं भाई किसका, मैथ्स का टेस्ट पेपर। चलो फिलहाल आई होप सब लोग आ होंगे। हाँ सभी को भाई गुड इवनिंग। चलो देखो इसको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, सर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या आपको कितनी बार बता चुके हैं भाई। अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, आप कहोगे अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो खुद से डिविजिबल होती हैं, यानी किसी से डिविजिबल नहीं होती। यानी एक से, वन एंड इटसेल्फ, यानी खुद से और अपने से, यानी कोई नंबर उनको नहीं काट सकता है। जैसे पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी कितना 5, फिर 7। देखो क्या ये किसी का फैक्टर होगा, यानी दे हैव नो एनी फैक्टर, यानी 1 के अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं होगा, किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 11, 13 ऐसे बहुत सारे हैं। आपको हमने बताया था भाई 1 से लेके 50 तक सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 15, इनका योगफल कितना होता है 328। यानी सीक्वेंस भी आपको लिखवाया था 1 से लेके 100 तक, किसमें, नंबर सिस्टम में, याद करिएगा। अच्छा 1 to 100, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है 25 भैया, और इसका योगफल कितना हुआ 1060, याद करिए, ये सब हमने बताया है ना। हाँ, आपको पता है कि अभाज्य संख्याओं का सीक्वेंस नहीं होता, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में या गुणोत्तर श्रेणी में, इन सब में सीक्वेंस होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता, यहाँ हमें याद करना पड़ता है। फिलहाल आपको 150 से 200 तक पता होना चाहिए, देखते ही जो बता सको। चलो देखते हैं, और भी तरीके अभाज्य संख्या निकालने का है, लेकिन बहुत पूछा नहीं जाता, इसलिए नहीं हम लोग डिस्कस किए। 141 पता है भाई, 4 1 5 किसी से डिवाइड नहीं होगा, और 43 से बिल्कुल नहीं होगा, हमें 100 के अंदर तक है। 101 नहीं होगा, किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से 4 से 7 नहीं, किसी का मल्टीपल। 103 भी किसी का मल्टीपल नहीं है। 161, और ये ध्यान दो 161 की बात करेंगे, हमें पता है सर 7 से भाग करेंगे, 7 दुनाई 14 हुआ और 7 21, यानी 23 से कट जाए, यानी 23 का 7 का 23 गुना हुआ या 23 का 7 गुना हुआ, यानी इसका मतलब हुआ ये अभाज्य नहीं हो सकता भाई, ये फैक्टर है। तो 161 किसी से डिविजिबल होगा तो अभाज्य नहीं होगा। आपको डिविजिबिलिटी लूप मैक्सिमम 10 से 15 तक याद करना हो चाहिए, या 20 तक आप याद कर लो। जैसे 3 से किया, 4 से कटा, 5 से नहीं हुआ, 7 से देखें 7 से कट गया, तो आगे में चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको प्राइम नंबर चेक करना भाई कि प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके नियरेस्ट, जैसे जो नंबर होगा 141 का निकालना है, 141 प्राइम नंबर है या नहीं, क्या करोगे 141 के नियरेस्ट, यानी 12 का स्क्वायर है तो 12 के जितने भी नियरेस्ट है सबसे हमें चेक करना पड़ेगा नंबर। तो वही बात तो वही है ना, कहोगे हाँ, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि 12 से कम जो नंबर होंगे उसी डिविजिबल होगा। जैसे 161 है, यानी ये 13 के, 13 के, यानी 13 से कम जितने नंबर हैं वही प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करना, बाकी नहीं चेक करना है, ठीक है ना। यानी रेंज पता हो जाती है, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसको बताओ भाई, आपको ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करना है। अलजेब्रा आप लोग को पढ़े होंगे ना भाई, यहाँ पे 2/3 ये हुआ, प्लस कितना हुआ x⁴ 1/3
और ये -2 इक्वल टू 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1। हमें पता है इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो क्या चाहिए हमें, इक्वल टू 0। तो हमें इसको सॉल्व करके बताना इसकी वैल्यू क्या होगी ना। तो सॉल्व करना है मतलब इसको गायब करके फाइनली बताना है भाई इसका आंसर क्या होगा, x के दोनों मान बताने हैं क्या होंगे। तो इसके लिए भाई ध्यान दीजिए, डायरेक्टली जुड़ेगा तो है नहीं, कॉमन करोगे फिर भी, तो क्या करेंगे भाई क्यूब से हट जाएगा, मतलब होता नहीं कि हमें इसकी वैल्यू, x की वैल्यू बतानी है। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा x की वैल्यू कैसे बताओगे। यहाँ एक चीज कह सकते हैं भाई 3 नीचे है, देखो नीचे 3 है तो क्यूब कर दें, 3 हट जाएगा। तो आपको पता भाई a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला सबको पता क्या होता है भाई, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, सबको कंफर्म है, यस। बोथ साइड क्यूब, यानी क्यूब बोथ साइड कर दो, क्यूब बोथ साइड क्या हो जाएगा भाई, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो जो पहले पढ़ते थे ना, यानी इसका क्यूब करोगे तो इसका क्यूब करोगे तो ये कट जाएगा, यानी कट जाएगा तो x² बचा, प्लस इसका क्यूब करोगे b का तो ये कट जाएगा यानी x बचेगा, कहोगे हाँ सर, प्लस 3a x² 2/3 इंटू x⁻³ 1/3, कहोगे हाँ सर, ब्रैकेट में कितना x⁻² 2/3 प्लस x⁻³ 1/3, कहोगे हाँ सर, बराबर कितना 2 का क्यूब का मतलब 8। समझ में आया, कहोगे हाँ सर। तो आपको याद होगा ना हम क्या करते हैं, जैसे ये ब्रैकेट वाली चीजें पहले मान लिए होते ना, यानी x⁻² 2/3, ये इसकी वैल्यू 2 होगा, ये 2 हो गया। ये जब बेस बराबर होगा पावर जुड़ जाती हैं, यानी x⁻² 2/3 1/3, यानी 3/3 का मतलब 1 हो गया। तो ये कैसे बन गया, x² प्लस यहाँ पे x और प्लस कितना हुआ x हुआ 3x और ये तो 3 × 6x हुआ, बराबर कितना 8। तो ये इधर ले आओगे, कहोगे सर x², ध्यान दीजिए x² यहां से प्लस 7x और -8 इक्वल टू 0, यानी x की 2 वैल्यूज यहां निकलेगी। द्विघात समीकरण आपको हमने बहुत बार सॉल्व करना बताया है, आप डालिएगा द्विघात समीकरण यानी इनइक्वालिटी डालिएगा, इनइक्वालिटी डालिएगा, उसमें बहुत सारे बताए हैं। तो कैसे बताए थे, देखो यहाँ प्लस माइनस है तो x की जो 2 वैल्यू होंगी -+2 इसके मूल होंगे, और यहाँ पे 8 का हमें ऐसा फैक्टर करना है तो क्या लाना है, डिफरेंस 7 लाना है। तो 8 × 8 यानी ये 8 होगा और ये 1 होगा, प्लस माइनस का माइनस प्लस हो गया, कहो हाँ, डिवाइड बाई a। तो क्या बोलना है आपको, तो इतना, तो -8 तो होगा नहीं, कहोगे हाँ सर, -8 होगा नहीं, तो क्या बचेगा यानी 1, यानी इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 को हम पॉजिटिव मानेंगे ना। बताइए कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, यानी फैक्टराइज कर दो ओरल आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पॉजिटिव होगा वही काउंट करते हैं, आसान था। इतने का वर्गमूल याद करिए, वर्ग और वर्गमूल हमने अलग से डिस्कस किए थे आपको ट्रिक के माध्यम से, वैसे चाहे फैक्टराइज करो ये पता हो जाए, चाहे क्या बताया था लास्ट के 2 को डिफाई करोगे और लास्ट में 6 किसके स्क्वायर में आता है, कहोगे 6 का मतलब 4 और 6 में आता है ना, कहोगे हाँ सर। और क्या बताया था 179 किसके स्क्वायर के रेंज में होगा, कहोगे 179 सर, 13 का स्क्वायर 169 ना, और 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर कितना 196 इसके, यानी हमेशा कम वाला 13 यहाँ 13 यहाँ। अब इन दोनों में किसका होता है, 136 का होगा या 134 का होगा। इसके लिए चाहे ऐसे करो कि बताओ 179 से डिफरेंस कम है या 196 से, सर इससे तो 10 अंतर है, इससे ज्यादा है, यानी कम वाले के नजदीक है तो कम वाला आंसर 134 आंसर, यानी 134 इज द करेक्ट। दूसरा और तरीका बताया था, 13 का 1 ज्यादा 14, इसका मल्टीप्लाई 182, 182 से 179 क्या है यानी कम है तो कम वाला आंसर 134, ये भी बताया था आपको। ये सारे तरीके बताए थे किसमें भाई, स्क्वायर निकालने के तरीके में डिस्कस किए थे। बोलो कोई कंफ्यूजन है, कहोगे नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसान है। अच्छा चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग कितनी कमी पड़ेगी। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, समझिएगा कि यानी द प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज, यानी प्राइस की बात करेंगे यानी उपभोग, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर उसकी क्या होगा, यानी उसका खर्च आता है ना, खर्च का मतलब यानी एक्सपेंडिचर, यानी किसी का मूल्य बढ़ेगा तो उसका हम उपभोग कम या बढ़ा देते हैं, किसी का मूल्य बढ़ेगा उसका उपभोग हम कम या बढ़ा देते हैं तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दूध की बिक्री बढ़ी है, व्यय को उतना रखने के लिए कितना कमी करनी पड़ी, यानी एक्सपेंडिचर तो यानी जो खर्च है उतना ही रहे, तो जब खर्च उतना रहे तो इसका मतलब प्राइस क्या होगा भाई, यानी प्राइस उसके कंजम्पशन के यानी मूल्य जो है उपभोग के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, यानी मूल्य बढ़ाओगे तो कंजम्पशन कम होगा, और यानी अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो खपत कम होगा, खपत कम कर देंगे प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब यही हुआ मूल्य भैया किसके
कहोगे खपत के सर, खपत के इनवर्स प्रोपोर्शन, दूध की कीमत 20% बढ़ गई, यानी अगर मूल्य की बात करोगे 20% बढ़ गई, यानी पहले कितनी थी 100 और 20 बढ़ी बाद में 120, यानी इसका मतलब बोल सकते हो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, यानी पहले मूल्य 5 अनुपातिक था, दूसरा जो है, अच्छा परसेंटेज पूछा जा रहा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर दें, तो पहले 5 था फिर 6 हो गया, तो हमें पता खपत उल्टा हो जाएगा, यानी उल्टा होने का मतलब 6 पहले खपत हो जाएगा, 5 बाद में, यानी खपत, मूल्य का खपत उल्टा हो जाएगा। किस केस में भाई, हमें पता है जब कांस्टेंट उसका व्यय यानी बराबर हो, तो क्या करोगे भाई, तो क्या निकालना है, तो बताइए उसकी भूख भी कितनी कमी, भाई पहले 6 थी और 5 हो गया, तो कितने कमी करनी पड़ेगी, तो 6 से 5 होने में भैया 1 की कमी, किससे, 6 से इंटू 100, 1/6 की वैल्यू 16.66 या 16 होल 2/3%। ऑप्शन नंबर कितना, ये। इसको बहुत सारे तरीके से आप लोग पढ़ते हो, यानी 20%, कुछ लोग ऐसे पढ़ते, 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 प्राइस था, 1 बढ़ गया 6 हो गया, तो 6 से 5 लाने में जो कमी होगी वही जो है खपत में कमी मानी जाएगी। बात तो वही है ना, ये समझा कर रहे थे और ये डायरेक्टली ऐसे करोगे। बताओ कोई कंफ्यूजन है सर? कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसान है। चलो इसकी बात करते हैं। एक मंच के, मंच का नाम यार, मंच का मतलब प्लेटफॉर्म हुआ, फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म का मतलब मंच, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर एट द डिस्टेंस 50/3 इज 30 डिग्री। If the height of the tower is 60 meter, then what will be the height of the platform? ध्यान से पढ़िए, करा मंच का मतलब प्लेटफॉर्म से इतना की दूरी, प्लेटफॉर्म की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई इतना है। देखो प्लेटफॉर्म भैया ऊंचा होगा, ये खंभा है, ये प्लेटफॉर्म है भाई, खंभा पूरा है, प्लेटफॉर्म उसके कहीं नीचे होगा ना भाई, यहां प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से 50√3 मीटर की दूरी पर एक खंभा है, यहां का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण 30, उन्नयन का मतलब यहां नीचे से बनता है, तो थोड़ा और समझने के लिए मिला दोगे, टावर आपका 60 मीटर, पूरा टावर 60 मीटर का है, तो मंच की ऊंचाई, मंच की ऊंचाई का मतलब ये भाग आपको बताना है, आसानी से बता सकते हो भाई, ओके आसानी से बता सकते हो। क्या करना है देखो ध्यान समझिएगा, यहां से अगर आप tan 30 की वैल्यू रखते हो, कुछ मत मानो, देखो tan 30 रखते हो तो बराबर हम इनके रेशियो की बात करें, tan 30 का मतलब क्या होगा, ध्यान समझिएगा, tan 30 का मतलब 1 बाई कितना, tan 30 की वैल्यू 1/√3, यानी ये 1 पार्ट होगा, इसकी बात करें ये 1 रेशियो होगा और ये √3 होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। देखो अगर tan 30 की वैल्यू यानी 1 रेशियो √3 होता, ये 1 भाग और ये √3 भाग, तो 1 भाग आपको पता नहीं पता, लेकिन √3 भाग का पता कितना, √3 की वैल्यू 50√3, तो 1 की वैल्यू कितना, 1 की वैल्यू 50, यानी ये 50 है, 1 का मतलब 50 है, जब ये पूरा 60 है, ये 50 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 60 - 50 10 मीटर, एक लाइन का आंसर, कुछ नहीं करना, रेशियो निकाल के आंसर। देखो क्या समझोगे, बस डायग्राम बन गया ना, tan 30 है तो इसमें और इसमें, tan 30 का मतलब क्या होता है, tan 30 का मतलब लंब बटा आधार करते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लाल बटा काका पढ़े होंगे ना, लाल बटा काका पढ़े होंगे कुछ जो है कुछ लोग लाल बटा काका पढ़े होंगे और कुछ लोग क्या पढ़े होंगे, PBP और HHB, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बोल कुछ पढ़े होंगे, यानी साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन बेस और जस्ट अपोजिट, और यहाँ लाल बटा का मतलब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, यानी tan की बात करेंगे तो लंब बटा आधार लोगे, लंब बटा आधार यानी ये क्या हो जाएगा, ये 30 के लिए लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इनका रेशियो पता हो गया, अब ये रेशियो अनुपातिक मान पता हो गया, तो ये वैल्यू पता, √5 की वैल्यू कितना 50√3, 1 की वैल्यू कितना, यानी ये 1 हुआ 50 हुआ तो पूरा 60 है, ये 10 आ गया, एक लाइन का आंसर। कहोगे वाह सर बहुत आसान है, वो जो पहले इतना सारा यूज करते थे उसकी जरूरत नहीं है, एक लाइन में आप बता सकते हो। इसको देखो 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, सबसे इजी क्वेश्चन आज का, ये पुलिस का क्वेश्चन समझिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100, ये सबको पता होगा, हमें पूरी उम्मीद है किसी को भी डाउट नहीं होगा, यानी मूलधन आपका 4600 है 5 वर्षों में और 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्टली आप बता सकते थे, कहोगे हाँ सर बस मल्टीप्लाई तो करना था,
बस मल्टीप्लाई तो टफ है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ कितना 5 छक 30 और 5 चौक 20 और 3 कितना हो 20 3 23, 23 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना ब्याज मिलेगा? तो 3 पचे 15, लास्ट में 5 होगा। देखो एक कट गया ना, देखो या 23 पंचे कितना 115, यहाँ 5 कैरी 11, 2300 का 92, 92 11 8 8 3 यानी 192 11 103, या हाँ बिल्कुल 1035। बस कैलकुलेशन है, एक लाइन का आंसर, इसमें कुछ नहीं बताना हमें। पूरी उम्मीद है किसी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। वाह बहुत अच्छी बात है। चलो इसको देखो, 144 रेडियो बेचने पर एक दुकान को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर, बहुत अच्छी बात है, हानि होती उसका प्रतिशत हानि, यानी 144 बेचा 96 रेडियो का, 96 का उसे विक्रय, 96 के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ कब? 144 बेचने पर। तो आप कह सकते हो सर एक का विक्रय मूल्य एसपी है तो 144 का 144 एसपी, एक का विक्रय मूल्य एसपी है तो 96 का विक्रय मूल्य 96 एसपी, 144 बेचने पर 96 एसपी के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। यानी आप बता सकते हो, देखो 16 छक्का 96 और 16 नवैया 144 यानी 2:3 ना, 48 दुनाई और 48 तिया, 48 दुनाई 96, 48 तिया 144, 2:3। आप बोल सकते हो सर 3 बेचने पर 2 की लॉस होता है। तो हानि का मतलब लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर बताना होता है, यानी लॉस कितना 2 का है, ये तो विक्रय मूल्य पर 3 पर है। तो आपको पता क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य और प्लस कितना लॉस, यानी ना 5 पर। तो आप क्या कर सकते हो एक लाइन में, यानी 5 20 यानी 40% सर, 40% एक लाइन का आंसर। भाई आप कहोगे 3 पर 2 का लॉस है, यानी 144 बेचने पर 96 विक्रय मूल्य का लॉस है, यानी 3 बेचने पर 2 का लॉस है। तो 3 विक्रय मूल्य हुआ, 2 लॉस हुआ, तो क्रय मूल्य कितना कहोगे सर 5। तो इसका मतलब 5 पर लॉस कितना है 2, 40%, बिल्कुल आंसर। वाह बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, 8वां, ध्यान से पढ़िए फिर बताइए, सोचो विचार करो आंसर बताओ। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता, हाँ सर, और एक तार बनाया जाता है। आप बताओ गोला का अगर पिघलाएंगे तो हमें पता भाई गोले की कंफर्म है, बात ही कुछ और है। इसका आयतन 4/3 πr³ होता है, सबको पता है, कहोगे हाँ सर। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया आप नहीं मान सकते हो, यानी वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है क्योंकि कहीं से खुला नहीं होता है। और क्या होता है सर 4πr² होता है। अच्छा एक तार है, आप बात करोगे तार की, हम बात करेंगे तार बेलनाकार हो जाएगा ना। तार कैसा होगा, बेलनाकार हो जाएगा, बेलन यानी सिलेंड्रिकल आकार के हो जाएगा, यानी जितना ये बेस होगा उतना ये भी बेस होगा। तो इसका आयतन सबको पता है πr² हुआ, कहो हाँ सर। इसका सरफेस एरिया सबको पता है कितना 2πrh हुआ, हाँ सर। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, कहोगे हाँ सर 2πrh हुआ, और प्लस जो है ये दोनों बेस हैं जोड़ दोगे 2πr², ये और जोड़ दोगे। ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें ओरल पता होने चाहिए। बताओ कोई कंफ्यूजन है सर? कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो। चलो तो फिलहाल जो कह रहा है उसे ध्यान दो, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है, आप आंसर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं भाई? 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले, भाई ये व्यास है तो रेडियस कितना है तुरंत समझ में आ गया, यानी त्रिज्या कितनी है किसकी, गोले की, 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। वाह, किसकी बात की जा रही? गोला की बात की जा रही है। और तार यानी ये सिलेंडर जिसका व्यास, यानी इसको पिघला और एक तार बनाया जाता है, यानी इसको पिघलाकर एक तार बनाया जाता है। तार का रेडियस जिसका व्यास दिया है तो रेडियस कितना हुआ 7/2 mm मिलीमीटर। और आपको पता सर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, सबको पता है। डेका 10 से किलो हजार, यानी 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 100 डेकामीटर और 1000 मिलीमीटर, 1000 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। वाह जबरदस्त, ठीक है ना। तो अच्छा, और ये भी आपको हमने पहले उसमें वॉल्यूम में भी बता चुके हैं कि किसी चीज को जब पिघलाओगे
जिसमें ढालोगे यानी जिसको पिघलाओगे, जिसमें ढालोगे, तो उस चीज का आयतन बराबर होता है। जैसे यहां पे एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया गया और एक तार बनाया गया, यानी कि जो गोले का आयतन होगा वो तार के आयतन के बराबर होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है। बस ये ध्यान दो, सेंटीमीटर मिलीमीटर में, तो आपको आंसर किस में निकालना है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर में निकाले ना। चलो देखते हैं, सेंटीमीटर निकालते हैं, इसको चेंज कर लेंगे बस, बाकी कोई इशू ही नहीं है। गोले की बात करेंगे तो क्या होगा इसका आयतन? 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब कितना भाई? 21 सेंटीमीटर है, तो 21 का क्यूब। ये किसमें है भाई? सेंटीमीटर में, ध्यान दीजिएगा। और इसके हम बात करेंगे, ये मिलीमीटर में है, तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है भाई। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, छोटे को बड़े में करना ना, तो बड़े में करना है तो क्या करोगे? 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर ना, ठीक है ना, 10 से गुणा कर दोगे तो आप बोल सकते हो कितना? 7/20 सेंटीमीटर बोल सकते हो रेडियस, है कि नहीं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? आप कहोगे सर 1/10 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये बेलन है, तो बेलन का मतलब पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब कितना? 7/20 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ऊंचाई। तार की लंबाई का मतलब ही क्या हुआ? लंबाई उसके ऊंचाई से आप कंसीडर कर लोगे ना भाई। इसको ऐसे करो, ये तार है, उल्टा कर दो तो ये हाइट हो गई ना, लंबाई ही तार की ऊंचाई है। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब आप बताओगे भाई ये तो ये कैंसिल हुआ। अब कैलकुलेशन है जो आप सॉल्व कर लोगे। देखो 4/3 21 इंटू 21 पूरा भी मत मल्टीप्लाई करो कि, ठीक है, जो कुछ कॉमन है कट जाएगा ना। देखो 7/20 इंटू 7/20 इंटू एच। ध्यान दीजिएगा, जैसे 3 से 3 7 21 और 7 7 ये कैंसिल हो गया ना। और देखो यहां से 7 3 21 यानी यहां 20, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई? ये हो जाएगा, ये तो कट गया। हाँ सर, ये 4 3 12 12 इंटू 21 और 20 यहां करें, कहोगे 4 3 12 12 1 12 2, देखो 4 3 12 ये हुआ और 21 12 12 2 24 और 1 25 252 और इंटू 20 20 400 इधर आएगा। 400 सेंटीमीटर में आ रहा है, लेकिन इसे मीटर में, चलो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, देखो 4 2 8 4 5 20 4 2 8 2 10 इतना सेंटीमीटर, लेकिन आंसर मीटर में दिया, तो यही वाला तो है। हाँ ठीक है भाई, एक मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर ना, तो 100 से भाग कर दोगे तो यानी कितना? 108 मीटर में आ जाएगा भाई। ये सेंटीमीटर में निकाला सबको, अब मीटर में निकालना तो मीटर में निकाल लो, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो हाइट यहां डायरेक्टली, हाइट का मतलब तार की लंबाई, यानी ये लंबाई ही ऊंचाई है, ठीक है ना। कहोगे यस सर। चलो इसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बस पढ़ना आपको और आंसर देना भाई। कह रहा है एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक, ओके। तो एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी भाई। इसका 1/10 कम थी, यानी कितनी थी? यानी 5 कम थी, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे थी। किसी एक दिन यानी 50 औसत चाल रहती है, उसका 1/10 एक दिन 5 कम थी, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अच्छा, वेरी गुड। औसत गति सामान्य औसत गति इतना कम थी, ठीक है, जिसके परिणाम यात्रा करने में 18 मिनट अधिक लगते हैं। देखो दूरी बराबर है, दूरी वही है। आपको पता है अगर डिस्टेंस फिक्स होगा तो कंडीशन आपको हमने बताया था क्या भाई? S1 T1 इक्वल टू S2 T2, यानी आप कह सकते हो जो चाल का अनुपात होता है उनका उल्टा भैया समय का अनुपात होता है। कब? दूरी बराबर होने पर ना। चाल के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है। क्लियर है? यस। हमें लगा सड़क की दूरी किलोमीटर में क्या है, तो इसका मतलब पहले दिन चाल उसकी 50 था, तो किसी रीजन से 45 हो गई, 1/10 कम हो गई। जब 1/10 कम हुई, चाल कम हुई, तो समय बढ़ गया, यानी कितना? 18 मिनट बढ़ गया, यानी पहले दिन और दूसरे दिन के समय में अंतर दिया है। आपको हमने बताया था जब चाल दोनों दिया, यानी दो एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से जा रहे हैं, समय का डिफरेंस दिया हो, तो आप क्या करोगे? चाहे इक्वेशन से बनाओगे कि चाहे दूरी x मान लेंगे। कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई, कहेंगे सर दूरी हमारी x किलोमीटर है, पहले दिन जो है समय ज्यादा किससे लगेगा? 45 वाले से। 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल जा रहे थे, दूसरे दिन 50, पहले दिन 50 तो कम समय लगा, दूसरे दिन 45, दोनों में अंतर 18 मिनट का, यानी 60 से भाग कर दोगे, ये इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन आपको हमने ये नहीं बताया था। हमने क्या बताया था आपको? दोनों की चाल का अनुपात क्या है? 5 10 50 5 9 45 10 9।
तो दोनों के द्वारा उस दूरी को चले लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? 9:10। यानी पहले चाल से 9 समय, दूसरी चाल से 10 समय, दोनों समय का अंतर आपको स्पष्ट दिया है। तो यानी 18 मिनट, एक की वैल्यू 18, तो 9 की वैल्यू, तो 18 नवैया 162 मिनट, 18 दहम्मा 180 मिनट। यानी पहली चाल से उसे 162 मिनट लगते हैं, दूसरी चाल से 180 मिनट, यानी 3 घंटे लगते हैं। जब दोनों चाल से लगा समय निकल आया तो दोनों चाल से दूरी बराबर है। दूरी क्या होगा? आसान है, दूसरी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, 45 दिया 135 किलोमीटर। कहोगे हाँ सही है, वाह। दूसरा ही और हो सकता था, यानी सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 162 मिनट का मतलब 60 से भाग करो, यहां सॉल्व कर दे। 6 दूना 12 ना, और 6 दूनी 12 4, 6 सत्ते 42, 27 पंचे कितना 135, तब भी आ गया। दोनों से निकाल सकते हो। क्या इक्वेशन से निकालना जरूरी है? नो सर, बिल्कुल इजी वे में ऐसे बता देंगे, वाह। चलिए इसको बताइए, हमें पूरी उम्मीद है ये तो किसी को डाउट नहीं होगा। क्यों डाउट नहीं होगा? क्योंकि रूट में वैल्यू करके गुणा करके सवाल भी तो करना है। कहोगे वाह, 45 इंटू रूट 20, 12 इंटू रूट 3 का मान क्या होगा? देखो रूट 45 कहोगे 9 पचे 45, 9 का मतलब 3 अंडर रूट 5 बोल सकते हो। 9 पचे 45 का मतलब क्या हुआ भाई? 9 का 3 अंडर रूट 5 बाहर हो गया। 20 का मतलब 4 पंचे 20, 4 इंटू रूट 5 कह सकते हो। हाँ सर। 12 को 4 तिहाई 12, ध्यान दो, यानी 4 का मतलब 2 अंडर रूट 3। ये गलत कर दिया भाई, गड़बड़ हो गया। ये तो 9 का 3 आया, 4 इंटू 5 20 हुआ, तो ये 2 हो गया ना, 2 रूट 5 हो गया ना। कहोगे हाँ सर। ये 2 रूट 3 हुआ और यहाँ रूट 3 हुआ, एक लाइन का आंसर हुआ। देखो 2 2 कैंसिल हुआ यहां से 3 रूट 5 यानी 5 बना गया, और रूट 3 3 बन गया। 3 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 सुनहरे अक्षरों में आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया कि कोई डाउट है? सिर्फ रूट को सही तरीके से लिखना था, देख के आंसर बता सकते थे, आपको कुछ नहीं करना था। 45 का मतलब 9 पचे 45, 3 रूट 5। 20 का मतलब 4 पंचे 20, यानी 4 रूट 5। रूट 12 का मतलब 4 3 12, यानी 2 रूट 3 हो गया, और रूट 3 3 हो गया, और वैसे 2 2 कट गया, रूट 5 5 हो गया, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी 5 इज द करेक्ट आंसर। वाह जबरदस्त। कोई कंफ्यूजन? नो 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 सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें कंफ्यूजन होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसको बताओ सर, ये भी वही तो क्वेश्चन है। एक खाद्य खुदरा, यानी 30% ऑफ द सेल्स ऑफ फूड रिटेल चेन डेयरी प्रोडक्ट एंड द रेस्ट आर द फ्रेश प्रोडक्ट, यानी एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है। यानी कुल खाद्य का 30% डेयरी उत्पाद है, बाकी 70% कुछ और है, और शेष ताजे उत्पाद है। यानी 30% डेयरी उत्पाद है और 70% शेष ताजे उत्पाद है। आपको कह रहा कि प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती, 50,000 की सेल होती। कितनी? 50,000 की। तो डेयरी उत्पादों की बिक्री कह रहे भैया 50,000 सेल होती है, 30% डेयरी उत्पाद की सेल है, तो इसका 30% निकालो, 5 15,000। अरे इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? मतलब इतना आसान क्वेश्चन देगा, ये यूपी पुलिस के लेवल का है भाई। एलपी में CBT 1 में कभी कभी दे सकता है। देखो इसलिए लैंग्वेज उसने इतनी क्लिष्ट दी है कि आपको ऐसा लगे कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं, बिल्कुल आसान है। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% डेयरी और बाकी रिमेनिंग। तो जब 50,000 की बिक्री हुई तो डेयरी कितना हुआ? 30% महीने में, तो महीने में पूछा जा रहा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। 12वां, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर दूरी तय करने पर एक खेने वाला, यार इसको इंग्लिश में पढ़ो, अ रोवर टेक एन 8 आवर टू कवर डिस्टेंस 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा? अप स्ट्रीम स्पीड यानी कह रहा 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 8 घंटे में जाता है। तो 60 किलोमीटर 8 घंटे में जाता है, तो कहोगे 8 सते 56, यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। 7.5 किलोमीटर पर आवर क्या है? यानी अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत दिशा में चाल है। कहोगे यस सर। जबकि नीचे की ओर समान दूरी 5 घंटे लगते हैं। यानी अगर डाउन स्ट्रीम की बात करो, यानी 60 किलोमीटर 5 घंटे, तो 12 पंचे 60, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई डाउट है? कहो सर कोई डाउट नहीं है। वाह। तो भाई कहोगे 60 किलोमीटर 8 घंटे में और 60 किलोमीटर 5 घंटे में, जाने में इतना में,
और वो थोड़ा सा जो है नदी के ऊपर और नीचे कर दिया, कंफ्यूजन। हिंदी क्लिष्ट है, इंग्लिश में हमेशा सही होगा, एक लाइन का आंसर 5 घंटे इतना। तो भाई जब जाने में चाल पता, आने में चाल पता, याद करिए हमने आपको कितनी बार इसको तो मतलब रटा दिया है। डाउन स्ट्रीम शांत जल में चाल, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम प्लस 2, यानी जाने में चाल डाउन स्ट्रीम में क्या होती, शांत जल में प्लस धारा की चाल जुड़ी होती है, और अप स्ट्रीम में शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होती है। और इसको प्रॉपर हमने क्या बोर्ड स्ट्रीम कितनी बार आपको बताया होगा, बहुत बार बताया होगा, याद करिए, उसको पढ़ लीजिएगा भाई जिसको कंफ्यूजन होगा। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो जाने में 12 और आने में 7.5 डिवाइड बाई 2, तो 12 7 19.5 डिवाइड बाई 2, कहोगे 2 9 18, हाँ एक पॉइंट लगा देंगे, 214, यानी 9.75 द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। एक लाइन का आंसर था। मतलब बोर्ड स्ट्रीम का जो एग्जाम में आने वाला इससे इजी क्वेश्चंस नहीं हो सकता था, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आसान आसान। अगर आसान वाले हैं तो इस टाइप के बनेंगे, कहोगे यस सर ठीक है कोई बात नहीं। इसको बताओ, देख रहे बार बार भाई चार्जिंग खत्म होने वाली है, जब आवाज नहीं आएगी जल्दी से आप बता दीजिएगा कमेंट में। एक बिंदु के निर्देशांक जो इतना इतना बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करते हैं। दो होते हैं भाई, एक आंतरिक विभाजित करते हैं, एक बाह्य विभाजित करते हैं। तो आपको क्या है, आंतरिक विभाजित करते हैं, एक बाह्य। तो दोनों का निर्देशांक का अनुपात क्या है, ये आप बताएंगे भाई क्या अनुपात होगा, जल्दी से बताइए, फिर हम तो है ही हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए ना। बोलिए क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब मिड पॉइंट इतना रेशियो, जिस रेशियो में डिवाइड करेंगे, मान लो हम इसको मान लें, ये याद करिए, जैसे इसके कुछ बिंदु हैं, ये x1 y1 ना, और ये कितना x2 y2, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखोगे x2 y2। फॉर्मूला क्या होता, इसको इंटरनली 3:1 में डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इंटरनली, यानी किस पर डिवाइड करेंगे। अगर इंटरनली डिवाइड करेंगे तो याद करो आप क्या करते थे, यानी हम अगर इसको m और n मानेंगे तो कहोगे m, क्या करोगे mx2 प्लस nx1 दोनों, और m प्लस n, यहां से m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। इंटरनली का मतलब दोनों ज्वाइन करेंगे, इंटरनली का मतलब दोनों ज्वाइन करेंगे। अब जब दोनों ज्वाइन करेंगे तो क्या करोगे भाई, दोनों ज्वाइन करेंगे तो दोनों को ऐड कर लोगे। तो दूसरा और पहला पहले, x वाले और y वाले दूसरा और पहले, इंटरनली का मतलब जोड़ते दोनों में प्लस होगा। अगर ये एक्सटर्नली हो जाता तो क्या हो जाता, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और दूसरा my2, याद कर लीजिए इंटरनली और एक्सटर्नली, और माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। कहोगे हाँ सर, तो कोई इशू नहीं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, जो दिया गया भाई। तो यहां से देखो, फिर से आ गया, चलो इसको देखोगे, मतलब कोऑर्डिनेशन बिंदु क्या होगा, तो जिस पर डिवाइड करेंगे ये यहां से। x1 y1 दिया है -1 और 9, ये क्या है भाई, ये x1 है, ये y1 है। x2 y2 दिया कितना 11:1, कहोगे हाँ। ये क्या दिया m और 1 इतना। तो आप क्या करोगे भाई, पहले m का मतलब 3 इंटू x2, ये x2 कितना 11 प्लस n1 इंटू x1 का कितना -1 डिवाइड बाई m प्लस 1, 3 + 1 4। हाँ सर, दूसरा कार्टेशियन क्या होगा, m का मतलब 3, y2, ध्यान दीजिएगा y2 का मतलब, हमने गलती किया क्या, नहीं, हाँ सर, नहीं गलती नहीं किया, ये यानी कितना 3 इंटू y2 का मतलब 1 प्लस n1 इंटू y1 9, और वही फिर 4। चलो इसको बताओ क्या होगा, 11 × 33 और 1 -1, 33 - 1 32 डिवाइड बाई 4। यहां से क्या बनेगा, 3 × 3 9 × 9 12/4, 12/4, 4 कैंसिल जाएगा, 4 × 3 12 और 4 × 8 32। क्या 8 और 3 कहीं है, हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
तो ये ध्यान देना होगा कि अगर 2 पॉइंट के कार्टेशियन को एक्सटर्नली जो है इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, जोड़ने वाली रेखाखंड के आंतरिक रूप से करेंगे तो जोड़ना है, तो पहले mx2 प्लस nx1 जोड़ दो, m प्लस n नीचे, फिर y के साथ my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n। फॉर्मूला याद होगा तो आसानी सॉल्व कर लोगे, बाकी अभी डिटेल में नहीं जाते हैं। कहोगे हाँ सर, चलो इसकी बात करेंगे, ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना। आपको क्या समझना, देखो अब से 3 साल बाद पन्ना की आई यूजीन की आई से, गजब अच्छा नाम है पन्ना एंड 3 टाइम्स ऑफ 4 ईयर लेस देन यूजनी, वाह। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग इतना है। इक्वेशन से सॉल्व करें या वैसे सॉल्व करें, देखो करा उनकी, किसकी, पन्ना और यूजीन की प्रेजेंट एज का रेशियो 54 है। आप 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो पी और यू का इक्वेशन बना सकते हैं और एक्स के फॉर्म में मान सकते हैं। और आगे कह रहा अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु पी 3 साल बाद इतना, यूजीन की आयु 3 साल बाद इतना। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से, यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। मतलब इसका 3 गुना करो, इससे 4 वर्ष कम है, यानी इसमें 4 जोड़ दो तो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब 3 साल बाद इतना। तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहे यहां x और y बना के मान लो, चाहे ऐसे बना लो। देखो इक्वेशन बनाओ कि ऐसे डायरेक्टली बना दें। इक्वेशन बनाओगे पन्ना और यूजीन करोगे, और इक्वेशन नहीं बनाओगे तो ऐसे करोगे, पन्ना की आयु x साल, यूजीन की आयु 54 माइनस x साल। ये भी होता ना एक इक्वेशन बनाने के लिए, ऐसे भी कर सकते हो। बेसिक से पन्ना की वर्तमान आयु जो है x साल है, यूजीन की वर्तमान आयु कितना है, 54 माइनस x है। अब से 3 साल बाद याद करिए, जैसा कह रहा भाई पन्ना वर्तमान में x है, अब से 3 साल बाद पन्ना ये हो जाएंगे। यूजीन भैया अभी कितने हैं, ये है वर्तमान में, और अब से कितने, अब से जो है 3 साल बाद, यानी ये 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसके 3 गुने से, यानी देखो जो कह रहा है कि अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से, यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 कम है, यानी ये इससे ये 4 कम है, चाहे इसमें घटा दो और चाहे ये जोड़ दो 4, इसके बराबर लाने के लिए यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। पन्ना की वर्तमान है तो पन्ना x की वैल्यू निकल आएगी, बताओ निकलेगी, हाँ निकलेगी, क्यों नहीं। देखो 54 3 कितना हुआ, ये 57 माइनस x, 3 से गुणा करोगे और प्लस 4, तो देखो 3 से 3x, 3 सते 21, 3 पचे 15 और 2 17 ना, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 171 माइनस 3x, 3 से गुणा करोगे इसमें ये तो जोड़ दिया, इतना हो गया 54 प्लस 3 57, और इसमें इतना, ये प्लस 4। ध्यान दीजिए x वाले इधर ले आओ, माइनस 3 इधर आएगा 4, 3x इधर आएगा, डायरेक्टली आंसर लिखने की आदत हो रही है। इतना क्या बचता है, 171 प्लस 4 175 माइनस 3 ये, तो यहां से 4x की वैल्यू सर 172, x की वैल्यू कितना 172 डिवाइड बाई 4, तो 4 चौक 16, 4 3 12 43, यानी 43 वर्ष। क्या और कोई तरीका, हाँ सर और भी तरीके थे, ऐसा नहीं कि यही है, हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, और चाहे आप x और y बना कर सकते थे ना, x और y यानी पन्ना और इसकी मान लो, जो कह रहा 2 इक्वेशन बनते तो दोनों का आपस में रिलेट करते तो भी आंसर आता। कहोगे हाँ सर कोई बात नहीं, बट ये भी सही है। चलो इसको देखो 6/8, ध्यान समझिएगा, 6/8, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान। अब बताओ 6/8 में 5 का स्थानीय मान कैसे करो, 5 दिखाई देना चाहिए ना, तो डिवाइड करो भाई, डेसिमल लगा दो, ये 60 हो गया, 8 सते 56, और बचा कितना भाई, आप कहोगे 4 बचेगा, 5 बचेगा, 4 डेसिमल लगाया वो 0 हो जाएगा, 8 5 40 0.75। आप बताओ 0.75 में 5 का स्थानीय मान, 5 तो है ही है, अगर पॉइंट के बाद जितने हैं नीचे 2 0 बढ़ा दोगे ना, यानी इकाई अगर पॉइंट नहीं होता तो डायरेक्टली जिस पोजीशन पे होता, लेकिन अगर डेसिमल के बाद है तो नीचे उतना बढ़ा दोगे 0, 5 की पोजीशन ये है।
अच्छा 6/25 की आप बात करो तो भाई इसमें 4 तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, डिवाइड करो तो कैसे डिवाइड करोगे, 60 का मतलब 25 दूना 50 10 25 100 का 100, यानी इसकी वैल्यू 2.4, तो 4 तो 4 का स्थानीय मान यूनिट प्लेस पे है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 और बढ़ा दो, तो दोनों के योग निकालना है भाई, दोनों को जोड़ दो तो 100 नीचे हो जाएगा एलसीएम, तो 5 + 4 यानी 9/100, ये तो सुनहरे बहुत आसान था, तो 9/100 बताओ, कंफ्यूजन है? नो सर, बिल्कुल आसान है, ओरल बता सकते थे, बस ये कंफर्म करना डेसिमल्स करोगे, जब पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं तो आप क्या करते हो, पॉइंट के बाद यानी पहले तो जिस प्लेस पे हो नंबर लिखो और जितने होंगे तो कर दोगे, जैसे मान लो 7 ही कहता तो 7070 करते, नीचे 100 बढ़ा देते, तब 7/10 आ जाता ना, ठीक है ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल ये पहले पता है, पॉइंट वाले स्थानीय मान निकालने का तरीका भी हमको कंफर्म है। चलो 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा और आसान सा क्वेश्चन है, बस समझना आपको। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर बढ़ने पर x तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 हो जाता है, तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है? जबरदस्त। एक टावर के शीर्ष से, भैया टावर है स्थित, भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30, यहां बना लो आप, कहोगे हाँ सर, यहां से देखा हमने भूमि पर एक बिंदु है, यहां से 30 है टावर का शीर्ष, कहोगे हाँ सर। टावर के पाद की ओर, पाद का मतलब निचला भाग, मतलब ग्राउंड की ओर, टूवर्ड्स ऑफ द फुट, इधर बढ़ो, इधर 60 हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, डिग्री यानी जब कम होता, बाहर की तरफ हमेशा कम वाली वैल्यू होती है, अंदर की तरफ ज्यादा वाली वैल्यू होती है। हाँ सर, अब आपको क्या बताना है सर? बताना है पाद की तरफ 20 मीटर स्थित, टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर, ये एक्स बिंदु है, ये पहले मान लो पी बिंदु था, एक्स जाने पर 30 हो जाता है, तो बताइए टावर के, आपको हमने क्या बताया था, जब भी ऐसा दिया हो ना, जब जहां पे 2 डिग्री दिए होंगे, दोनों की कंडीशन, जैसे पहले आप 30 डिग्री बताओगे, ये उसमें हाइट और परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का मतलब इसमें जो दोनों आ जाए, और 60 बनाओगे इनमें दोनों आ जाएगा, तो दोनों में पहले रेशियो में रिलेशन बता दो, फिर आंसर हो जाए। और दोनों में कॉमन चीजें क्या है, उनकी हाइट दोनों में कॉमन है, तो आपको पता भाई, अभी हमने बताया था, इससे एक क्वेश्चन और बताया था, लाल बटा काका और पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, मतलब उसके हिसाब से साइन कॉस टैन कॉट क्या लगाते हो, क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। तो भाई अगर आप tan 30 लगाते हो तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। हाँ सर, अगर tan 60 लगाते हैं तो क्या होता है सर, √3/1। क्यों लगाते हैं? क्योंकि सर उनकी हाइट कॉमन है। पहले वाले केस में देखो, ये परपेंडिकुलर का मतलब हाइट, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस ना, हाइट और बेस मतलब परपेंडिकुलर का मतलब हाइट, तो दोनों केस में हाइट अलग अलग आ रही है सर। पहले ये तो जो हमें कंडीशंस लगाई उसके हिसाब से बराबर करते हैं, मतलब 1/√3 रेशियो √3/1, यानी इनको बराबर करने के लिए यहां √3 से मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करो दोनों में करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बराबर कर दो। मतलब हाइट हमारा √3 हो गया और बेस √3 का मतलब 3 हो गया, मतलब √30 केस में ये पूरा हमारा, ध्यान समझिएगा, ये हमारा क्या होगा, √3 होगा, ये पूरा यहां से यहां तक क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, इस वाले 60 केस में ये कितना, 1 होगा, तो ये कितना होगा भाई, अगर ये 3 है, ये 1 है, ये 2 रेशियो होगा, ये बताया था आपको ना, भी कहोगे हाँ सर बिल्कुल इजी है। तो क्या निकालना है आपको सर, 2 की वैल्यू 20, तो क्या हो जाता, तो ए से टावर की दूरी, तो ए से, ए कहां है बिंदु ए का, अरे भाई ए वाला है, तो ए से टावर की दूरी, तो यानी 2 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 30, यानी 30 मीटर आंसर। एक लाइन का आंसर, कहां कंफ्यूजन है भाई। अब 60 और 30 में ये हाइट और दोनों का बेस आ रहा था, तो हाइट दोनों में आ रहा था, कॉमन कर दिया, तो भाई इसके 30 के अकॉर्डिंग जो है ये √3 पूरा, यानी √3 × √3 3 हो गया बेस, यहां से यहां तक दूरी, और ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये कितना 2, तो 2 की वैल्यू 20, तो पूरा निकालना यहां से यहां तक दूरी, 3 की वैल्यू 30 मीटर आंसर। कहोगे वाह सर इतना आसान था, हाँ भाई इतना आसान था, बस समझने के लिए था, ये कोई कंफ्यूजन लग रहा होगा। चलो इसकी बात करते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं पर बड़े त्रिभुज के 3 छोटे त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग का 1/3 लंबा है। अच्छा भाई,
तीनों छेटों त्रिभुज का एक साथ लिया गया क्षेत्रफल का अनुपात बड़े त्रिभुज, 3 स्मॉलर ट्रायंगल आर ड्रॉन एट द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अरे भाई ध्यान समझिएगा, ये खेला क्या कर रहा है, एक त्रिभुज है, जो कह रहा वही करते जाओ। तो सच दैट द ईस्ट साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 1/3 एज द लॉन्गर, मतलब प्रत्येक स्मॉलर, जैसे इसको 3 भाग में बांटो, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सबको मिला दो, बन जाएगा ना ये। हाँ सर, 3 तो बन गए, यानी ये बन, मतलब एक त्रिभुज ये कोने से बना दिया गया, मतलब इन तीनों का और बाकी वर्टेक्स से सर। कहोगे सर बिल्कुल, तो क्या कह रहा है, त्रिभुज के 3 शीर्षों के होता है, तो छोटे त्रिभुज का भाग बड़े त्रिभुज, कुछ भी बना लो। जैसे मान लो हम पूरा ये मान ले, कितना, ये पूरा मान ले 6 मान ले, तो 2 2 का होगा, या पूरा 3 मान ले। साइड अगर मान लो हम x मान ले, x/3 क्यों करो, 3 मान लो ना, 3x मान लो या 3 मान लो, तो 3 करोगे ये 1 होगा, ये 1 होगा, रेशियो निकालना ये 1, तो वैसे सब बराबर होंगे, 3 3, समभाव की बात की जा रही है ना, सब 1 1 होगा, ये भी 1 होगा। हाँ सर, तो अगर तीनों को मिलाएंगे, देखिए क्या करा, 3 सबसे छोटे का, तो सबका जो है क्षेत्रफल बराबर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो कहोगे √3/4 साइड स्क्वायर, साइड आप इसकी 1 मानो चाहे x मानो, और 1 की हो गई, तीनों की ये हो गई। बड़े की बात करेंगे √3/4 साइड स्क्वायर, बड़े का 3 है, ये तो वैसे कट जाएगा, तो 3 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1:3 इज द करेक्ट आंसर। 1 यानी तीनों के छोटे का, बाकी बड़े का 3, 1:3। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ कंफ्यूजन है, बस क्वेश्चन को समझना था, डायग्राम आपको फ्रेम होना चाहिए जो कह रहा है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा भाई। कहोगे हाँ सर, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस 150 छात्रों की हर कोई कम से कम एक कबड्डी खेलता, 78 कबड्डी खेलते, इतना तो आपको कुछ नहीं करना, 2 लोग की बात की जा रही है ना, वेन डायग्राम आपको हमने प्रॉपर पढ़ाया है। इन अ क्लास 150 स्टूडेंट एवरीवन, यानी टोटल जो है खेलने वाले सब खेलते हैं, यानी कोई ऐसा प्लेयर जो नहीं खेलता, 150। और इसमें क्या खेलते हैं, कबड्डी या खो खो, ये कबड्डी का है और ये वाला खो खो का है। कहोगे हाँ सर, तो खो खो एक 2 बार है सर, खो खो ये है। कहोगे हाँ सर। आपको क्या 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं, 78 पूरे, 78 टोटल कबड्डी खेलते हैं, 18 दोनों खेलते हैं, 18 दोनों हैं, तो आपको पता है भाई 18 दोनों हैं, और टोटल मिलाकर 78 कबड्डी खेलते हैं, तो 78 - 18 कितने हैं, 60, यानी 60 केवल कबड्डी खेलते हैं और 18 दोनों खेलते हैं। तो ये 60, 18 और ये मिलाकर कितने होने चाहिए भाई, कुल पूछे कितने % विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, तो आप बोल सकते हो ये कितना होना चाहिए, ये 150 से कुल में से 78 घटा दो, कितना, यानी 2, यहाँ 7 7 गया, कितना हुआ, 14 7 गया 7, 72। कहोगे यहां से 22, वहां 50 ना, हाँ ठीक है, 72 हुए, यानी 72 कुल मिलाकर खो खो खेलते हैं, 72। ये पूरा सर्कल हमने घटाया तो 72 आया, लेकिन 72 कौन सा, ये आया, तब ये कुल मिलाकर 150 होंगे, यानी ये और ये सब मिलाकर 150 होंगे ना, इतना हुआ। 72 खो खो नहीं आता, 72 केवल खो खो खेलते हैं, क्योंकि केवल ये हुआ, केवल ये हुआ, कुल मिलाकर इनका सम, यानी कुल जो खेलने वाले 150 आना चाहिए, तो इसका मतलब 80 सारी 78 और प्लस 72 बराबर 150 कुल हो गया। अब खो खो खेलने वाले, यानी कुल खो खो खेलने वाले 72 और 18 कितने, 90, तो 90 यानी 18 दोनों में कॉमन है ना, तो कह रहा कि परसेंटेज ऑफ खो खो, तो परसेंटेज ऑफ खो खो का मतलब क्या हुआ, 90 टोटल है किसमें, 150 में, तो 90 खो खो खेलने वाले कुल, केवल खो खो बोलता तो आप बोलते, केवल खो खो बोलता तो आप क्या बोलते, कहते सर 72, लेकिन टोटल खो खो बोला है, तो ये बताना पड़ेगा भैया। 1 0 कैंसिल हुआ, 3 5 15, 3 3 30 और कितना 5 36, यानी सर 60% है कहीं, नहीं सर 160 है, नहीं ये गलती से हमें लगता है 60 होगा, ये 60% करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसान सा है, क्या दिक्कत है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी देखो क्वेश्चन समझते हैं। सोमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए, जबरदस्त आय भाई, 15 लाख रुपए अच्छे पैकेज पे, हर महीने 30,000 की EMI कद होती है, मासिक वेतन का कितना EMI, वाह, परसेंटेज EMI एक लाइन का क्या करोगे भैया, EMI देती है 30,000 और कुल वेतन है कितना, हर महीने इतना देती है EMI, उसके मासिक वेतन का कितना % EMI है,
भाई 15 लाख उसका क्या है, सालाना है, तो मंथली कितना होगा भाई, मंथली वेतन कितना होगा, अगर किसी की मंथली सालाना वेतन कितना है 15 लाख भैया, ठीक है ना, 15 लाख सालाना है, यानी 12 महीना में 15 लाख, एक साल में 12 महीने, 12 महीने में 15 लाख, एक महीने में तो 12 नवैया 112, अरे यार 12 एकम 12 ना 3, 12 दुनाई 24, 6, 12 पंचे 60। आप बोल सकते हो सर 1,25,000 जबरदस्त वेतन पे है, तो 1,25,000 मंथली वेतन है और उस 1,25,000 का 30,000 EMI देती है, तो मंथ में कितना EMI देगी, यानी मंथ में टोटल सैलरी कितनी है, ये मंथ में EMI कितना दिया, इंटू 100 सॉल्व कर दो, एक लाइन कैंसिल है, 2 0 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कहोगे 25 पंचे 125 हुआ, 25 सिक्कम 25 5, 25 दुना 0, 5 से कितना 24 पंचे 120, यानी 24%। वाह जबरदस्त, यानी 24% EMI देती है, एक लाइन का आंसर था 24% EMI देती है, समझ में आया, यस बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या होता भाई, घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई, देखो ये तो फिलहाल आपका क्वेश्चन किसका है, ये आपका है रीजनिंग का, ठीक है ना, आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन बता देते हैं, एक फॉर्मूला आता है घंटे और मिनट की सुई में, अगर आपको रिलेशन बताना है, याद करिए घंटे और मिनट में कैसे बताना होता है वो भी बता देंगे, लेकिन ये सर पढ़ाए होंगे आपको क्लास में। तो 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू 2 आवर, ध्यान से समझिएगा, 30 इंटू आवर, 30 इंटू 2 बोल देना, अरे यार 30 इंटू आवर्स, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, अगर मिनट हैंड मतलब बोल दिया 4:50 20, 4:50 6:30, इनमें आपस में कितना जो है डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री बनेगा या कितने परसेंट कोण बनेगा, डिग्री पहले देखोगे तो क्या करोगे 11/2, जैसे 2:41 है, मिनट हैंड 41 और 2 घंटे में है, तो 2 इंटू यहाँ पे 41 माइनस 30 इंटू कितना 2, कितना डिग्री में आ जाएगा, ठीक है ना डिग्री, तो 2 से भाई 11 से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर दो, तो 1 4 1 5 और 4, ठीक है ना, यहां से 2 2 दुनाई 4 2 तिहाई 6, नहीं 2 दुनाई 4 2 दुनाई 4 1 5 2 पंचे 10 ना, 1 2 पंचे 10 माइनस 60, क्या आ जाएगा, तो कहोगे सर 0.5 यहाँ हो गया, 15 में से 5 से 0 5 से यानी 5 ये हो गया, और 12 में से गया 6 1, तो सर 165.5 डिग्री है, हाँ सर बिल्कुल, ये पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा कभी भी मिनट आवर मिनट में और मिनट में और आवर हैंड में आपको रिलेशन बताना तो कुछ नहीं करना है, मतलब डिग्री में कितना एंगल बनेगा कुछ नहीं करना है, 1/11/2 मिनट हैंड और माइनस 30 इंटू आवर हैंड, और ये डिग्री में जो आएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, आप अपने आप चेक कर लो कि सर 5:30 में डिग्री और मिनट में क्या जो है डिग्री में एंगल बनेगा, बता सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए जबरदस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू, मतलब इतना आज हमने 20 क्वेश्चंस किया, 20 क्वेश्चन किया, हमें लगता है सब आसान थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल थे, बाकी कुछ बहुत आसान थे। तो डेली ऐसे भाई 7 बजे आपसे मिलते रहेंगे और 7 बजे मिलेंगे। अभी जो है असिस्टेंट लोको पायलट की बात करो या जो है आपका यूपी पुलिस का एग्जाम नेक्स्ट 6 महीने में, यानी कंफर्म 6 महीने के अंदर होने वाला है, क्या यूपी पुलिस 6 महीने के अंदर यूपी पुलिस होने वाला एग्जाम है, तो यूपी पुलिस और यहाँ पे देश, और आने वाली है वैकेंसी यूपीएसआई की प्रिपरेशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिस सेट सब में कॉमन होगा, जो भी आपको प्रिपरेशन करनी यू कैन कर सकते हो। अच्छा, कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप बिल्कुल, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, एसआई सीआई, कोई भी आप स्टडी 91 चैनल पे जाएंगे और डालेंगे भाई 22 शिवानंद सर, बिल्कुल आपके सामने हाजिर होंगे और बेहतरीन तरीके से हमने कोशिश किया बेसिक से आपको डिस्कस करें। कोई टॉपिक जो अभी हमने नहीं पढ़ाया है, आप जाइए स्टडी 91 पे और या जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए भाई कि सर आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, फिर से बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।